हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज की क्लास में हम प्राचीन यूनानी इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके एक पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली क्लास में, पूर्व क्लासिक युग, और इस क्लास में हम क्लासिक युग को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्लासिक युग में यूनानी इतिहास लेखन की क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं। तो पूर्व क्लासिक युग के बाद जो है क्लासिक युग आरंभ होता है, और अति प्राचीन काल में जब इतिहास लेखन आरंभ नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं था कि मनुष्य जो है अपनी स्मृतियाँ सुरक्षित नहीं रखते थे, बल्कि रखते थे और मिथक और गाथाओं के माध्यम से रखते थे। लेकिन उस टाइम क्या था कि सत्य और कल्पना आपस में इस तरह घुल मिल जाते थे कि इन्हें अलग अलग कर पाना मुश्किल हो जाता था। कॉलिंगवुड का मानना है कि जो मध्य पूर्व है वहाँ की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें एक प्रकार के धार्मिक इतिहास के बीज मिलते हैं, और भारतीय और चीनी परंपराएं जो हैं मध्य पूर्व से भी प्राचीनतर हैं। वहाँ भी इतिहास जो है हमें बीज रूप में मौजूद दिखाई देता है। लेकिन फिर भी सामान्यतः इतिहास लेखन का जो आरंभ है वो यूनान के हेरोडोटस से ही माना जाता है। यद्यपि हेरोडोटस भी गाथाओं और मिथकों से पूरी तरह मुक्त नहीं रहे हैं अपने लेखन में। उन्होंने अपने इतिहास में मनुष्य के कार्यों को देश काल में स्थित करना शुरू किया, और आरंभिक इतिहास लेखन की जो है यात्रा प्रारंभ हो जाती है इनके इतिहास लेखन के साथ साथ। वास्तव में यूनान में जो है इतिहास लेखन का वास्तविक स्वरूप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। और यूनान में यह जो काल था क्लासिक युग वाला, ये बौद्धिक संक्रमण का काल था, और इस काल में मिथकीय आख्यानों और धर्ममूलक जो कथाएं थी इनसे हटकर कुछ अलग रचा गया, जिसे विद्वानों ने इतिहास की श्रेणी में रखा। और इस लेखन का जो संपूर्ण श्रेय दिया जाता है वो हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडस को दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, इलियड के पूर्व और बाद की बहुत सारी घटनाओं की जानकारी जो है इस काल के लेखकों को नहीं थी। उन्होंने वस्तुतः पूर्व के इतिहास से पूर्णतः अनभिज्ञ और इतिहास विरोधी सांसारिक परिवेश के बीच ऐतिहासिक तत्वों से युक्त जो है ग्रंथों की रचना की। इस काल में यूनान में काव्य के साथ साथ, यानी क्लासिक युग में काव्य के साथ साथ गद्य का भी विकास होने लगा था। तो इस वजह से काव्यात्मकता जो थी और जो कल्पनाशीलता थी उस पर अंकुश लगने लगा था। भूगोल, कालगणना, दर्शन, विज्ञान का चिंतन इस टाइम पे जो है आकार लेने लगा था, और क्लासिक युग में जो नई नई विकसित वैज्ञानिकता थी वो इतिहास लेखन में भी दिखाई देने लगी थी। समुद्री और व्यापारिक जो यात्राएं थी उनके कारण क्या था कि यूनान का अन्य देशों के इतिहास और भूगोल से संपर्क हुआ, और इसका जो प्रभाव है यूनानी इतिहास लेखन पर भी पड़ा। अब लोगोग्राफी का ये कॉन्सेप्ट है कि लोगोग्राफी क्या है। तो लोगोग्राफी में क्या होता है कि जो लोकल एरिया होता है वो इसका सब्जेक्ट होता है, और जो लोग होते हैं इसमें लोकल एरिया के जो आसपास, लोकल एरिया जो होता है वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं उनके बारे में ये लोग जो है जानकारी इकट्ठा करती है। तो जो लोगोग्राफी है इतिहास के अर्थ का मूल है, और इसका जो प्रभाव है इन दार्शनिक इतिहासकारों के लेखन में इतिहास की एक विधा के रूप में विकसित हुआ। मतलब ये जो लोगोग्राफी का प्रभाव है इन लेखकों के इतिहास पे भी पड़ा है, और यह एक इतिहास की विधा के रूप में विकसित हुई। और जो लोगोग्राफर है वो मिथक से इतिहास में संक्रमण के बिंदु पर स्थित हैं, और स्थानीय इतिहास उनका विषय था और स्थानीय मिथक उनका शोध। यूनानी इतिहास लेखन के मुख्य विषय देखे जाए तो वो है युद्धों का इतिहास, और यूनानी लेखकों ने जो पूर्ववर्ती लेखक थे उनके वर्णन को अपना आधार नहीं बनाया, बल्कि स्वयं की खोज और आलोचना के माध्यम से इतिहास लेखन किया। और इस काल के जो यानी क्लासिक युग के जो हिस्टोरियंस हैं
वो उनमें प्रमुख कौन कौन है, तो हिकाटियस है, हेरोडोटस है, थ्यूसिडाइडस है और जीनोफोन है और पोलिबियस है। ये इस काल के प्रमुख इतिहासकार हैं। अब आगे देख लेते हैं कि जो क्लासिक युग के हिस्टोरियंस हैं, उनकी जो इतिहास लेखन उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं या उनके क्या क्या तत्व हैं, उन्होंने क्या क्या अपने लेखन में शामिल किया है। तो ये प्राचीन इतिहासकारों की जो सबसे अधिक दिलचस्पी है, वो ऐसी घटनाओं के विस्तृत वृत्तांतों को देने में रही जिन्हें वे प्रमुख मानते। यानी उनके अनुसार जो भी प्रमुख घटनाएं रहीं, उनका उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है और घटनाओं का क्रम भी बताया है। लेकिन क्यों पर अटकलें लगाने में वे शायद ही कहीं रुके हैं। यानी उन्होंने घटनाओं का क्रम भी बताया है, स्थान भी बताया है, लेकिन उन्होंने घटनाओं के कारण नहीं बताए हैं और उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया है, उनकी व्याख्या नहीं की है। घटनाओं के काल और स्थान का तो सावधानी पूर्वक ध्यान रखा गया है, लेकिन उसके आगे यह बहुत ही कम पता चलता है कि कोई घटना विशेष क्यों घटी है। तो वही बात है कि कारण नहीं बताए हैं उन्होंने अपने लेखन में। फिर भी वृत्तांतों को आकार देने वाले जो परिप्रेक्ष्य हैं, उनको पहचानना संभव है। एक और तात्कालिक वातावरण और इसकी राजनीतिक अपेक्षाओं के परे लेखकों ने विभिन्न प्रकार के विचारों पर काम किया, जो संभवतः इनके समय के अधिकांश शिक्षित लोगों के मन में थे। कुछ उदाहरणों में भावी घटनाओं की सूचक के रूप में सगुन अपशगुन की मान्यता को स्वीकृति के साथ जोड़कर भाग्य को स्वीकार करना इनमें शामिल था। यानी भाग्य को भी स्वीकार किया है इन्होंने अपने लेखन में। और अन्य लोगों ने मनुष्य के भाग्य में सुनहरे अतीत से एक दीर्घकालिक स्थिर पतन की धारणा को ध्यान में रखकर कार्य किया। लेकिन कुछ अन्य उदाहरणों में हमें अस्पष्ट रूप से ही सही मानवीय कारणों के महत्व की मान्यता हमें दिखाई देती है। कभी कभार मनुष्य के भाग्य की अस्थिरता की स्वीकृति जैसे एक मामूली विचार से तर्कों का ढांचा तैयार किया गया हो। तो ये सभी जो विशेषताएं या तत्व हैं, ये क्लासिक युग के जो हिस्टोरियंस हैं उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।